नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विभूति नारायण जी द्वारा रचित घर उपन्यास का 7वां अध्याय। विनोद, मास्टर साहब के पैर छुओ। त्रिवेणी के इस वाक्य ने मुंशी जी और विनोद दोनों को गड़बड़ा दिया। इस वाक्य का अर्थ सबसे पहले मुंशी जी को समझ में आया और अचानक उन्होंने ऐसा काम कर डाला जिसकी आशा त्रिवेणी और विनोद दोनों को ही नहीं थी। एकाएक आगे बढ़कर उन्होंने त्रिवेणी को बाहों में भर लिया। त्रिवेणी इसके लिए पूरी तरह अप्रस्तुत था, अतः असहज हो उठा। विनोद पिछले कई सालों से मुंशी आ रहा था, उससे यह रूप सर्वथा भिन्न था, खास तौर से इस विचार से कि कहीं उसी उत्साह में मुंशी जी उसे भी बाहों में न भर लें, कहीं त्रिवेणी फिर उसे मुंशी जी के पैर छूने को ना कहे। वह कुछ कदम परे हटकर खड़ा हो गया। इन दोनों स्थितियों को वह सहज रूप से लेने में असमर्थ था। मुंशी जी की बाहों में जाने का विचार ही कुछ इतना मनोरंजक था कि उनकी बाहों में जाते जाते या तो वह हंस पड़ेगा और यह शायद रोने लगे। पैर छूने की बात भी कुछ अजीब सी लगी। पहले माँ थी तो हर त्योहार पर वह किसी क्लास में पास होने ऐसे मौकों पर विनोद मुंशी जी के पैर छूता था। विनोद को इसमें मजा आता था क्योंकि मुंशी जी उसे आशीर्वाद के देने के साथ साथ कुछ पैसे भी देते। पर वर्षों बाद मुंशी जी के पैर छूने का ख्याल ही उसे कुछ अटपटा लग रहा था। कहीं त्रिवेणी फिर से अपनी बात न दोहरा दे। लेकिन त्रिवेणी मुंशी जी की पकड़ से छूटकर खुद ही इतना अटपटा महसूस कर रहा था कि थोड़ी देर तक तो वह समझ ही नहीं पाया कि क्या करे। उस घबराहट में उसे सिर्फ एक ही बात सूझी कि वह आगे बढ़कर विनोद से हाथ मिलाए और उसे मुबारकबाद दे। उसने यही किया। इसके बाद मुबारकबाद से विनोद को लगा कि कोई ऐसी चीज हो गई जिसका होना उसके लिए कितना मायने रखता है, इसे केवल वही जानता है। एक बार भी उसके मन में राजकुमारी, पप्पू, बिन्नी और ना जाने क्या क्या कौंध गए। इतनी बड़ी खुशी इतने अप्रत्याशित ढंग से मिली थी कि अपने मन को खुश करने के लिए भी उसे कुछ वक्त लगा। उसने मुंशी जी की तरफ देखा। हल्की हल्की खिचड़ी दाढ़ी और धसे गाल वाले उस चेहरे का रोम रोम खुश था। विनोद ने अपने स्वर की छलकती खुशी को सप्रयास दबाते हुए त्रिवेणी को औपचारिक धन्यवाद दिया। फिर तीनों धीरे धीरे चलते हुए गेट के बाहर निकल गए। विनोद त्रिवेणी से नौकरी के बारे में खुलासा करना चाहता था, लेकिन मुंशी जी की उपस्थिति उसे कुछ भी पूछने से रोक रही थी। वह अधैर्य से मुंशी जी द्वारा इस बारे में पूछने की प्रतीक्षा करने लगा। मुंशी जी के लिए नौकरी का विचार इतना सुखद था कि बिना कुछ पूछे इस भाव विहल स्वर में त्रिवेणी को धन्यवाद दिए जा रहे थे। बाहर कोई रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा था। वे रिक्शे की तलाश में कॉलोनी के बाहर मुख्य सड़क की तरफ बढ़ चले। अचानक मुंशी जी को कुछ याद आया और उन्होंने त्रिवेणी से नौकरी के चरित्र के बारे में पूछा। सतर्क होकर विनोद ने त्रिवेणी की तरफ देखा। उसे कुछ अजीब सा लगा। इस सवाल पर उससे ज्यादा त्रिवेणी परेशान नजर आया। बात ऐसी है माँ साहब कि आप तो जानते हैं कि आजकल कितना लफड़ा है नौकरी मिलने में। दफ्तर में एक क्लर्क की जगह खाली थी। मैं सोच रहा था कि विनोद को वही जगह देने के लिए साहब को तैयार कर लूंगा, लेकिन एडहॉक हो जाता, बाद में फिर रेगुलराइज करा लेते। लेकिन हम लोगों को कुछ देर हो गई। साहब बता रहे थे कि कल ही कोई लड़का चीफ साहब का खत लेकर आ गया था, इसलिए तो मैं इतनी देर तक साहब से बहस करता रहा। अंत में साहब नई वाली साइट पर कुछ काम देने को तैयार हो गया है। वहां के लिए कुछ टेम्पररी मेट भर्ती होने वाले हैं। उन्हीं में शायद कोई जगह विनोद को मिल जाए। शायद क्या, पक्का ही समझिए। साहब ने पक्का वादा कर लिया है, कल दफ्तर भी बुलाया है। कहकर त्रिवेणी ने बाप बेटी की प्रतिक्रिया भांपने की कोशिश की और फौरन किसी की प्रतिक्रिया मिली भी नहीं। खास तरह का ठंडापन था जो तीनों के बीच पसर गया। पहली बार विनोद को महसूस हुआ। उनके बंगले के बाहर निकलने के बाद अंधेरा और घना हो गया और दिसंबर की सर्द हवा काफी तीखे ढंग से बहने लगी है। उसने गले के चारों तरफ लिपटा हुआ मफलर अपने कानों पर लपेट लिया, लेकिन फिर भी सर्दी उसकी आधे बाहों के स्वेटर, हवाई चप्पलों, सूती कमीज और ना जाने कहां से होकर उसके बदन को भेद रही थी। दिसंबर की सर्दी अपनी पूरी भयावहता से उसके पर आक्रामक हो गई थी। इस साल का दिसंबर इतना सर्द क्यों है, उसने सोचा। अंधेरे में विनोद को मुंशी जी के गला खंकारने की आवाज सुनाई दी। शायद वे कुछ कहना चाहते थे। त्रिवेणी और विनोद दोनों उनकी प्रतिक्रिया सुनने को तैयार हो गए, लेकिन वे कुछ बोले नहीं। त्रिवेणी ने कुछ और आश्वस्त करने वाले अंदाज से कहा, नई वाली साइट के पास ही मेरा भी काम चल रहा है। मैं रोज सवेरे अपनी मोटरसाइकिल पर विनोद को भी लेता जाऊंगा और शाम को मेरे साथ वह लौट आएगा। फिर एक बार डिपार्टमेंट में घुस जाने पर किसी परमानेंट क्लर्क की जगह मिल सकती है। रोज तमाम वैकेंसीज होती ही रहती हैं। ठीक है भैया, अब तो तुम्हें ही संभालना है।
अब तो तुम्हारे महकमे में घुस ही रहा है। मुंशी जी को शायद ज्यादा आश्वस्त करने की जरूरत नहीं थी। अब वे एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां विनोद को इतनी भाग दौड़ के बाद मेट होना भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। विनोद खामोशी के साथ दोनों की बातें सुन रहा था। मुख्य सड़क पर कोई रिक्शा नहीं था। वे लोग सड़क के किनारे खड़े होकर रिक्शे का इंतजार करने लगे। विनोद को अपने अंदर खालीपन का एहसास हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह खुश हो या दुखी। त्रिवेणी के मुंह से पहली बार सुनने पर उतावली में जो प्रतिक्रिया उसके मन में उभरी थी वह एकदम इनकार कर देने की, लेकिन मुंशी जी की उपस्थिति ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अगर केवल वह और त्रिवेणी होते तो शायद छूटते ही मना कर देता, लेकिन जब कि लगभग 10 मिनट उस खबर को सुने बीत चुके थे, उसे लग रहा था कि मना ना करना उसे अच्छा ही किया। मना करने की हैसियत बची ही कहाँ थी उसकी। अगर घर को पूरी तरह से टूटकर बिखरने से बचाना था तो एक ही रास्ता था कि वह चुपचाप नौकरी करने लगे। वह सिर्फ बीए पास था और मुंशी जी उसके बाप थे। इस एहसास ने कभी भी उसे बहुत ऊंचे सपने देखने नहीं दिए। उसने ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूल के अध्यापकी, किसी दफ्तर में क्लर्की या बहुत हुआ तो किसी विभाग में सुपरवाइजरी या इंस्पेक्टरी जैसी किसी नौकरी की तमन्ना की थी, लेकिन इस मेड की नौकरी ने तो उससे कोई भी अनुभूति नहीं जगाई। जब से उसकी नौकरी की तलाश शुरू हुई है, उसने अपने घर के दरवाजे पर अपने नाम और पद का बोर्ड लगाने का एक सपना संजोया था। यह बोर्ड उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करेगा, मुंशी जी से अलग और स्वतंत्र। बहुत पहले जब मुंशी जी इस मोहल्ले में आए थे और उन्होंने यह मकान किराए पर लिया था, घर के बाहरी दरवाजे पर एक बोर्ड लगाया गया था, रामानुज लाल श्रीवास्तव, प्रधान अध्यापक। एक पंक्ति के इस बोर्ड से मुंशी जी का व्यक्तित्व झलकता था। रिटायर होने के बाद भी बोर्ड काफी दिनों तक बिना किसी संशोधन के लटकता रहा। बाद में इसकी लकड़ी बुरी तरह से घुन गई थी। लिखावट इतनी धुंधली हो गई थी कि इसे पढ़ने के लिए किसी भी आदमी को इतना करीब आना पड़ता। 2-3 साल पहले होली पर मोहल्ले के शरारती लड़कों ने इसे उखाड़कर होलिका में जला दिया। उस बोर्ड की जगह अपना बोर्ड लगाने का सपना विनोद ने हमेशा देखा था। खड़े खड़े कल्पना की और कल से उसके दरवाजे पर नया बोर्ड लग जाएगा, विनोद कुमार श्रीवास्तव, बीए, मेट, पीडब्ल्यूडी। और उसे हंसी आ गई, लेकिन हंसते ही उसने घबराकर मुंशी जी और त्रिवेणी की तरफ देखा। शायद अंधेरे के कारण वे दोनों अपने में खोए हुए थे कि दोनों ने उसे हंसते नहीं देखा। अच्छा हुआ, नहीं तो त्रिवेणी जरूर यही समझता कि वह रो रहा है। मुंशी जी तो खैर हंसी के आदी हैं। एक खाली रिक्शा आ गया। वे तीनों उस पर बैठ गए। रिक्शे पर तीनों के सिवाय एक अनचाहा मौन लदा था, जिसे चाह कर भी उन तीनों में से कोई नहीं तोड़ पा रहा था। रिक्शे पर बैठते ही समय मुंशी जी ने त्रिवेणी को अपने घर चलकर खाने का निमंत्रण दे दिया और त्रिवेणी ने इस असहनीय मौन से छुटकारा पाने की इच्छा के बावजूद स्वीकार भी कर लिया। रिक्शा धीरे धीरे रेंग रहा था। आज की घटना के बारे में विनोद किसी से खुलकर बातें करना चाहता था। बातें करने से शायद मन हल्का हो जाए और कल वह ज्यादा खुले मन से नए काम पर जा सके, लेकिन किससे करेगा बातें? मुंशी जी से या रिक्शे वाले पर बगल में बैठे मुंशी जी इतने अजनबी हैं, इतने दूर लग रहे हैं कि क्या कहें। फिर राजकुमारी या पप्पू से? पप्पू छोटा है, उससे क्या बात होगी? और राजकुमारी पिछले सालों से इतनी निसंग और ठंडी हो गई कि अब पहले की तरह उससे बात करना भी कहाँ संभव रह गया था। केवल बिन्नी ही ऐसी है जिससे वह इस विषय में खुलकर बातें कर सकता है। काश आज रात बिन्नी छत पर आ जाती तो उसने शिद्दत के साथ कामना की। घर के पास पहुंचने से पहले ही मुंशी जी रिक्शे से उतर गए। त्रिवेणी ने अचकचाकर पूछा, क्या हुआ? माँ साहब, अभी तो घर दूर है। हाँ, तुम लोग चलो, मैं बस अभी आता हूँ। रिक्शा चलते ही सहसा मुंशी जी को कुछ याद आया और उन्होंने रिक्शे वाले को रुकने का इशारा किया। त्रिवेणी के बार बार मना करने के बावजूद उन्होंने जेब से पैसे निकालकर 2-3 बार गिने और रिक्शे वाले को दे दिए। फिर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। मुंशी जी को छोड़कर वे दोनों आगे बढ़े। विनोद समझ गया कि मुंशी जी ने त्रिवेणी को खाने के लिए निमंत्रित किया है, लेकिन वे उसके लिए कुछ लेने को रास्ते में रुक गए हैं। विनोद ने की तंद्रा सीताराम की आवाज पर टूटी। सीताराम ने पैसे गिनते गिनते शायद 2-3 बार उसे आवाज लगाई थी, क्योंकि यह आवाज अस्वाभाविक रूप से कुछ तेज थी। अरे क्या हो गया विनोद बाबू, क्या सोचने लगे? चाय ठंडी हो गई है। विनोद ने फीकी मुस्कान के साथ देखा। सचमुच चाय ठंडी हो गई थी। भट्टी पर आग तापते हुए लड़के ने आंखों में शोभ भरकर उसे देखा और दोबारा चाय गर्म करने का विचार मात्र ही उसे अप्रिय लगा। विनोद समझ गया। उसने चुपचाप ठंडी चाय पीनी शुरू कर दी। आधा कप चाय पीकर ही उठ गया। एक बार अच्छी तरह उसने भट्टी पर हाथ सेके, मफलर से कानों को कसकर बांधा और जेबों में हाथ डाले लगभग दौड़ते हुए घर की तरफ बढ़ा।
सड़क पर काफी धुंध उतर चुकी थी। तीखी हवा निर्ममता के साथ आघात कर रही थी। उसे लग रहा था कि आधे फलांग का यह सफर खत्म होने नहीं आएगा। अंधेरे में 2-3 जगह उसे ठोकर लगी और अपने को गिरने से बचाते हुए किसी तरह वह अपनी गली में पहुंच गया। इस साल का दिसंबर इतना सर्द क्यों है? आज मुमकिन है हर साल का दिसंबर इतना ही सर्द होता है, और उसे दिसंबर की भयानकता का एहसास आज शाम से ही हो रहा था। दरवाजे पर हाथ रखते रखते उसके पास एक पत्थर का टुकड़ा गया। बिना उसे देखे वह समझ गया कि उसमें लिपटे कागज में आज रात छत पर मिलने के लिए बिन्नी ने उसका समय दिया है। अक्सर जब कोई महत्वपूर्ण बात होती है, वह या तो बिन्नी इस तरह रात में छत पर मिलने का समय निश्चित कर लेते थे। हालांकि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बिन्नी द्वारा बुलाए जाने पर भी वह छत पर नहीं गया, लेकिन आज जरूर जाएगा। इतनी सर्दी में भी छत पर खड़ी बिन्नी उसके घर आने का इंतजार कर रही है, यह सोचकर उसका मन कृतज्ञता से भर उठा। उसने छत की तरफ नजर डाली। एक धुंधली सी आकृति झांक रही थी और उसे देखकर हट गई। उसने पत्थर उठाकर कागज खोला और जेब में रख लिया। दरवाजा हल्के से ढकेलकर वह अंदर आ गया। पप्पू अभी नहीं आया होगा, सोचकर उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। तेज कदमों से आंगन पार करते हुए अपने कमरे में आ गया। मुंह तक रजाई ढापे मुंशी जी लेटे हुए थे। पता नहीं जाग रहे थे या सो गए थे। विनोद ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, कमरा बंद किया, बिजली बुझाई और अपनी रजाई में घुस गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, केवल उड़का हुआ था। हल्के से हाथ के दबाव से खुल गया। जरा सी चरमराहट ना हो, इसकी बहुत कोशिश करने पर भी आवाज हो ही गई। थोड़ी देर तक दरवाजे पर ही खड़े होकर उसने अंदर की आहट लेने की कोशिश की। अंदर पूरी खामोशी थी। मुंशी जी और विनोद के कमरे की बिजली बुझी हुई थी और उसके और राजकुमारी के कमरे में बल्ब चल रहा था। उसे पता है कि सभी लोग अपने बिस्तरों में दुबके जग रहे होंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला गया। ज्यादा से ज्यादा मुंशी जी हल्के से खंखारेंगे और फिर खामोश हो जाएंगे। राजकुमारी ने चौके में उसके लिए खाना ढककर रख दिया होगा। वह रोज की तरह चुपचाप जाएगा और कुछ ठंडा गर्म होगा खाकर, पानी पीकर, रसोई की बत्ती बुझाकर कमरा बंद करते अपने बिस्तर पर लेट जाएगा। जाड़े में उसका कोई अलग बिस्तर नहीं होता है। एक ही रजाई होने के कारण पप्पू राजकुमारी के बिस्तर पर ही सोता है। पप्पू ने आंगन का दरवाजा धीरे से बंद किया और रसोई में आ गया। रात में लौटने पर अक्सर उसे भूख नहीं लगती और ठंडा होने के कारण बेसवाद हो गया खाना खाने का कतई मन नहीं करता। लेकिन आज दिन में वह खाना खाने नहीं आया था, इसलिए उसे तेज भूख लगी थी। जल्दी जल्दी उसने ढकी हुई थाली अपनी तरफ खींची। ढक्कन हटाकर उसमें बड़ी खिचड़ी देखी तो गुस्से से थाली सामने से हटा दी, लेकिन फिर उसे खींचकर बड़े बड़े कौर निकलने लगा। सबको पता है उसे खिचड़ी पसंद नहीं है, फिर भी अक्सर खिचड़ी बन जाती है। माँ होती तो बिना खाए उठ जाता। उसे पता है था कि माँ उसे मनाएगी, फिर कभी खिचड़ी ना बनाने की कसम खाएगी और बिना उसे कुछ खिलाए उसे सोने नहीं देगी। लेकिन आज बिना खाए उठ जाने पर तो अलग अलग दीपों की तरह पड़े घर में तीनों सदस्यों को शायद पता भी ना चले कि वह भूखे पेट सोने चला गया है। जल्दी जल्दी उसने खिचड़ी निकली और थाली एक तरफ सरकाकर गिलास से पानी पी लेकर बाहर आंगन में निकल आया। आंगन में उसने हाथ धोया और गिलास वहीं जमीन पर रखकर चौके का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह लाइट को ऑफ करने के लिए बढ़ा। आवाज से राजकुमारी हल्के से कुनमुनाई और फिर दूसरी तरफ करवट बदल ली। रजाई का आधे से ज्यादा हिस्सा राजकुमारी के बदन से होता हुआ चारपाई की दूसरी तरफ जमीन पर लटक रहा था। राजकुमारी की पीठ उघड़ी हुई थी। पप्पू की निगाह एक क्षण उसकी पीठ पर टिकी और घबराकर उसने निगाहें जमीन पर गड़ा दी। कुछ वर्जित देखने या सोचने का पुराना अपराध भूत एक बार फिर उसके मन पर बोझ की तरह सवार हो गया। पिछले कुछ दिनों से राजकुमारी को लेकर उसके मन में ना जाने कैसी कैसी गंदी बातें आती हैं। एकांत में भी उसे के विचार मन में आते ही घबरा उठता है। हड़बड़ाकर इधर उधर देखता हुआ कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। अब तो सीधे राजकुमारी की आंखों में आंखें डालकर वह उससे बात भी नहीं करता, कहीं राजकुमारी उसके मन की बात ना पढ़ ले। इधर कुछ दिनों से पप्पू को बड़े रोमांचक शारीरिक अनुभवों से होकर गुजरना पड़ा है। एकाएक एहसास होने लगा कि वह बड़ा हो रहा है। पहले गली के बड़े लड़के उसे देखकर आपस में इशारे करते या शरारतन मुस्कुराते तो वह शर्मा जाता या कभी कभी रुआंसा हो जाता, लेकिन अब वह स्वयं इन सब का हिस्सा बन गया था और बहुत सारे अनुभवों ने उसके रिश्तों को भी गडमड कर दिया था। मोहल्ले की तमाम लड़कियां और औरतें अचानक उसके लिए पहले से भिन्न हो गई थी।
जिन औरतों के पास बैठकर वह घंटों बातचीत कर सकता था, उन्हीं के पास से सड़क अथवा गली से गुजरते हुए उसके हलक में कांटे उगने लगते। उनकी आंखों में आंखें डालकर वह हकलाने लगता। पप्पू अब राजकुमारी का साथ भी उतना सहज नहीं गया था जितना कुछ दिन पहले था। राजकुमारी और उसके रिश्तों में कोई गड़बड़ी ने उसे कुंठा और वर्जना की ऐसी भूल भुलैया में डाल दिया जिससे ना तो उससे तैरते बन रहा था और ना डूबते। बहुत दिनों से पप्पू राजकुमारी के साथ जाड़ों में उसकी रजाई में सोता आया है। पहले माँ भी उसी रजाई में सोती थी। माँ के मरने के बाद केवल वह और राजकुमारी उस रजाई में सोते हैं। माँ थी तब तीनों जमीन पर गद्दा बिछाकर सोते थे, क्योंकि एक चारपाई पर तीनों नहीं समाते थे। कभी कभी वह मुंशी जी या विनोद के साथ सो जाता था। सालों राजकुमारी के साथ सोने के बावजूद ऐसा तनाव वह पिछले 2 जाड़ों से ही महसूस कर रहा था। हर रात वह कुंठा और तनाव के ऐसे अजीब दौर से गुजरता जिसमें उसके व्यक्तित्व की ही हिल जाता। रोज वह रात को फैसला करता कि दूसरे दिन से विनोद के साथ सोएगा, लेकिन किसी दिन रात होने तक वह विनोद के से इस बारे में कोई बात नहीं कर पाता और रात होते ही वह चुपचाप राजकुमारी के कमरे में घुस जाता। कई बार उसका मन विद्रोह में भर गया कि मुंशी जी उसे अभी तक बच्चा क्यों समझते हैं। उसके मन में कई बार यह बात आई कि वह कोई हरकत कर दे जिससे मुंशी जी उसे बच्चा ना समझे, उसे बड़ा समझे। मसलन बजाय छिपाकर एक बार मुंशी जी के सामने ही उनके रेजर से अपनी दाढ़ी बनाने लगे। उसका मन शोक से भर गया। इससे क्या फायदा? विनोद ने तो कई बार उसे गली के अंधेरे में झेपते हुए निकलते देखा है। कई बार उसने ऐसा किया कि चुपचाप कमरे में घुसकर सोई हुई राजकुमारी की चारपाई पर न जाकर अपनी ही चारपाई पर जाकर चद्दर ओढ़कर ठिठुरते हुए लेट गया। ताज्जुब की बात यह है कि इस तरह बजाय ठंड में सिकुड़कर जगते रहने के लिए वह ज़्यादा जल्दी सो गया, लेकिन हर बार रात को किसी न किसी समय राजकुमारी अपनी चारपाई से रजाई समेत उसकी चारपाई पर आ गई और उसके साथ लेट गई। राजकुमारी के साथ लेटते ही वह फिर उसी निश्चित दुनिया में डूबने उतरने लगता। आज भी उसने सोचा कि अपनी चारपाई पर सोए, लेकिन इससे कुछ फायदा था नहीं, इसलिए वह सीधे राजकुमारी की रजाई पर चला गया। उसके स्पर्श से अपने को भरसक बचाते हुए लगभग पार्टी पर सिमट गया। दिन भर की थकान ने जल्दी ही उसे सोने जागने की बीच वाली स्थिति में पहुंचा दिया। पप्पू का एक दिन खत्म हुआ। वह दिन भी उसके और तमाम दिनों की तरह था, जिसके बीतने ना बीतने का पप्पू या किसी और के लिए अर्थ नहीं था। कल रात बड़ी देर तक पप्पू जागता रहा। अनिल दादा के साथ बनाई गई स्कीम ने उसके मन को आजकल काफी उर्वर बना दिया। उस स्कीम में अपने को भिन्न भिन्न भूमिकाओं में फिट कर वह ना जाने क्या क्या सोचता रहता है। कल रात भी काफी देर तक उसी स्कीम के बारे में सपने देखता रहा, इसलिए आज उठने में उसे देर हुई। ठीक तरह से ना सोने से उसका बदन टूट रहा था। बाहर बरामदे में कुछ खटपट हुई। पप्पू हड़बड़ाकर चारपाई पर उठ बैठा। लगता है मुंशी जी उठ गए और बरामदे में उठकर शेव कर रहे हैं। पप्पू को दिक्कत महसूस होने लगी। रोज वह ऐसे समय तक उठ जाता है जब मुंशी जी अभी ऊपर से नीचे उतरते होते हैं। तब तक पप्पू निपट निबट कर घर से बाहर निकल जाता है। घर वह वापस ऐसे समय आता है जब मुंशी जी ट्यूशन के लिए या किसी और काम के लिए बाहर निकल चुके होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में ही खाना खाकर वह उनके पास लौटने के लिए फिर बाहर वापस आने से पहले ही निकल जाता है। आजकल तो खास तौर से उनके सामने पड़ने से डरता है। पिछले हफ्ते उन्होंने एग्जामिनेशन फीस जमा करने के लिए रुपए दिए थे और पिछले साल की ही तरह पप्पू ने उन रुपयों को सिनेमा देखने और खाने पीने में खर्च कर दिया था। अब वह रोज यही सोच सोच कर डरता रहता है कि मुंशी जी उससे रसीद ना मांग ले। हालांकि अब तो करीब 1 हफ्ता हो रहा है और पप्पू बड़े आराम से रसीद के खो जाने का बहाना बना सकता है, लेकिन उसे पता है कि मुंशी जी चाहे कहे भले कुछ नहीं, किंतु उनकी आंखों में तैरता अविश्वास उससे कुछ कह देगा और पप्पू इन्हीं आंखों से बचना चाहता है। बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता। मुंशी जी बाहर बरामदे में बैठे दाढ़ी बना रहे थे। राजकुमारी रसोई में थी। पप्पू चुपचाप चारपाई पर बैठा था। राजकुमारी ने उसे चाय का गिलास वहीं ला दिया। बिना मुंह धोए वह चाय नहीं पीता, लेकिन आज वह धीरे धीरे चाय सुड़कने लगा। बिना मुंह धोए चाय का स्वाद अजीब सा कड़वा लग रहा था। उसने आधी से ज्यादा चाय गिलास में छोड़कर गिलास जमीन पर रख दी। राजकुमारी किसी काम में कमरे में आ रही थी। पप्पू को लगा मुंशी जी आ रहे हैं। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और राजकुमारी के अंदर घुसने के पहले ही गिलास उठाकर बाहर निकल गया। बाहर मुंशी जी निर्विकार भाव से अपनी एक बार छिली दाढ़ी पर दोबारा साबुन लगा रहे थे। पप्पू ने चाय का गिलास आंगन के नल पर रख दिया और पेट में घुस गया। इस पूरे समय वह अपनी आंखें झुकाए रहा जिससे मुंशी जी नजरें न मिल पाए।